हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सल्फ़र के एसिमिलेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने सल्फ़र मेटाबॉलिज्म का बेसिक्स, इंट्रोडक्शन और सल्फ़र के एब्जॉर्प्शन की बात की थी। मैंने बताया था कि सल्फ़र एब्जॉर्ब होता है सल्फेट के फॉर्म में। सो एक बार मैं क्विक रिवीजन कर लेता हूँ पिछली वीडियो का। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सल्फ़र एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा SO4 2- के फॉर्म में, सल्फेट आयन के फॉर्म में, और उसका कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में एब्जॉर्प्शन SO2 के फॉर्म में होता है स्टोमेटा थ्रू भी। लेकिन हायर कंसंट्रेशन में जब एब्जॉर्प्शन होता है तो टिश्यूज डैमेज होने लगता है। सो तो मेजर SO4 2- सल्फेट का एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू होता है। सल्फर इस फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। अब हम बात करेंगे सल्फर के एसिमिलेशन की। बेसिकली सल्फर का एसिमिलेशन, व्हाट इज़ द एसिमिलेशन ऑफ सल्फर। सल्फर का एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो सल्फर है, जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा रहा है रूट से, उसका एसिमिलेट हो जाना बायोमॉलिक्यूल में या किसी बायो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एसिमिलेट होना। बेसिकली एमिनो एसिड में इनकॉर्पोरेट होना। सल्फर एब्जॉर्ब होता है सल्फेट आयन के फॉर्म में। सल्फर का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सल्फेट के फॉर्म में होता है और वो सल्फेट इनकॉर्पोरेट हो जाता है एमिनो एसिड्स में। कौन कौन से एमिनो एसिड्स होते हैं? एमिनो एसिड होता है जो सल्फर जिसमें पाए जाते हैं वो सिस्टीन और मिथियोनिन में होता है। तो सल्फेट सबसे पहले सिस्टीन में एसिमिलेट होता है, सिस्टीन प्रोड्यूस करता है और उसके बाद सिस्टीन से मिथियोनिन बनता है। बेसिक स्टेप है, अगर कि कोई भी बायोमॉलिक्यूल या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में बन रहा है, चाहे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो, चाहे एंजाइम हो, चाहे को एंजाइम हो, चाहे अमीनो एसिड हो, चाहे कोई पेप्टाइड हो, चाहे पॉलीपेप्टाइड हो, चाहे प्रोटीन हो, कोई भी, उसमें मेजर पहला स्टेप होता है, वो होता है एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन। सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल की, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ सल्फेट टू द एमिनो एसिड सिस्टाइन। सबसे पहले सल्फेट का एमिनो एसिड सिस्टीन में कन्वर्जन होता है, रिडक्शन होता है। सो सल्फेट जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट से, SO4 2- आयन सल्फेट को कहते हैं, और वो रूट से एब्जॉर्ब करके जब इनकॉर्पोरेट होता है सिस्टीन में, और सिस्टीन फिर कन्वर्ट होता है मिथियोनिन में। दो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड बनते हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। मैं बात करूँगा एसिमिलेशन ऑफ सल्फर की डिटेल में। सो सबसे पहले बात करते हैं, सल्फेट इज वेरी स्टेबल एंड थस नीड्स टू बी एक्टिवेटेड फर्स्ट। सल्फेट जो होता है आयन, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो कोई भी रिएक्शन को फेवर नहीं करता, जल्दी रिएक्शंस को फेवर नहीं करता। सबसे पहले उन रिएक्शन को होने के लिए सल्फर, जो सल्फेट है, सल्फेट आयन, वो एक्टिवेट होना ज़रूरी है। एक्टिवेट कैसे होता है? एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी ATP से मिलती है। सल्फेट ATP से रिएक्ट करता है और 5 एडिनाइलाइल सल्फेट प्रोड्यूस करता है। ये जो रिएक्शन होती है सल्फेट और ATP की, ये रिएक्शन यहाँ पे दी है, SO4 2- प्लस Mg ATP APS प्लस PPI। सो ये रिएक्शन, सल्फेट का अब्जॉर्प्शन हुआ और सल्फेट फिर ATP से रिएक्ट करके, सल्फेट ATP से रिएक्ट करके एक्टिवेट होता है। SO4 2- प्लस Mg ATP APS प्लस PPI यहाँ पायरोफॉस्फेट है, और APS एडिनोसिन 5' पायरोफॉस्फेट, फॉस्फोसल्फेट APS, ये मॉलिक्यूल है, इसको मैं पिंक से कर रहा हूँ, ये एडिनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट या APS। सल्फेट कन्वर्ट होता है एडिनोसिन 5' फॉस्फोसल्फेट में, इसे हम APS भी कहते हैं, और इसे 5' या 5 एडिनाइलाइल सल्फेट भी कहते हैं। ये बेसिक रिएक्शन, ये सबसे पहली फर्स्ट रिएक्शन है सल्फेट की कन्वर्जन की। सबसे सल्फेट एक्टिवेट होके APS में कन्वर्ट होता है और वो एक्टिवेट होता है। इसमें ATP लग रहा है, और ATP बना रहा है PPI, पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं जो जुड़े रहते हैं, ये PP, इसको हम पायरोफॉस्फेट भी कहते हैं। अब जब ये रिएक्शन एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होती है, मतलब एनर्जी अगर इसमें जो, जैसे जिस प्रकार से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये एनर्जी आगे की तरफ ये फेवर नहीं करती है। ये जो मैं एरोस दिखा रहा हूँ, ये फेवर जल्दी नहीं होती है। इसके लिए हमको एक बड़े अमाउंट में, एक हायर अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती ATP के फॉर्म में, पहली बात। दूसरी, एनर्जी, जब किसी चीज़ रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, तो जब तक उस रिएक्शन का कोई मस्ट
ना हो वो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे एपीएस अगर थोड़े भी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहेगा साइटोसॉल में तो वो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जब एप तो इसलिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये एपीएस और ये पायरोफॉस्फेट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट हैं, इनको तुरंत तुरंत रैपिड कन्वर्जन हो जाता है, इनको रैपिड कन्वर्जन हो जाता। तो जब इनका रैपिड कन्वर्जन हो जाएगा तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जीरो तो सबस्ट्रेट फिर से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। सो ये बहुत बेसिक फंडामेंट है इसका, कि इसका जो आइडिया है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है। अगर प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे इनफ कंसंट्रेशन में, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में, तो रिएक्शन एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है, रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड नहीं करेगी। सो ये रिएक्शन कहाँ पर होती है? ये रिएक्शन को कराता है एंजाइम एटीपी सल्फ्यूराइलेज। एटीपी सल्फ्यूराइलेज, तो एटीपी का यहाँ सल्फेट से रिएक्शन हो रही, इसलिए एटीपी सल्फ्यूराइलेज इस एंजाइम को नाम दिया गया है। और ये मेजरली प्रेजेंट होता है प्लास्टिड में और एक माइनर अमाउंट में साइट। सो सबसे बेसिक रिएक्शन है अगर सल्फेट मेटाबॉलिज्म की, सल्फेट एसिमिलेशन की। सल्फेट सबसे पहले एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होकर एपीएस बनाता है। एपीएस बनता है, ये रिएक्शन एटीपी सल्फ्यूराइलेज एंजाइम से होती है, या फिर ये प्लास्टिड में हो सकती है मेजरली, और लिटिल अमाउंट में साइटोप्लाज्म में भी होती है। सो 5 प्राइम एडिनाइलाइज सल्फेट को हम एपीएस कहते हैं, एडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट। और इस रिएक्शन को फेवर करने के लिए एपीएस और पीपीआई जो पायरोफॉस्फेट, इनका रैपिड कन्वर्जन जरूरी है। तो पीपीआई जो पायरोफॉस्फेट है इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाते हैं। और एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस करता है वो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज वो एंजाइम होते हैं जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करते हैं। तो पायरोफॉस्फेट दो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो इसे हम फॉस्फेटेज कहते हैं। पायरोफॉस्फेटेज, ये दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल हैं, इनको इनको हम पायरोफॉस्फेट कहते हैं। तो पायरोफॉस्फेट के जो बॉन्ड को ब्रेक करता है उसे पायरोफॉस्फेटेज। और इनऑर्गेनिक, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो इसलिए इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज हम इस एंजाइम को कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे की बात की थी एटीपी सल्फ्यूराइलेज और इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज। ये फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करके ट्रू पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जनरेट करता है। तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पीआई, आई डिनोट करता है, इनऑर्गेनिक को डिनोट करते हैं। और एटीपी सल्फ्यूराइलेज के बारे में बात की, तो ये बहुत फर्स्ट रिएक्शन जो सल्फेट मेटाबॉलिज्म की एसिमिलेशन ऑफ सल्फर होता है। तो सबसे पहले सल्फेट एक्टिवेट होकर एपीएस बनाता है। अब एपीएस दो काम करता है, एपीएस या तो एपीएस रिड्यूस होगा, एपीएस या तो रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर के ये इन्वॉल्व होगा मेटाबॉलिज्म में, इसका एसिमिलेशन होगा, या फिर ये इसका सल्फेशन हो जाता है, एपीएस का सल्फेशन हो जाता है, इसको सल्फेट फॉर्म में, इसका सल्फेट से रिएक्शन हो जाती है। तो यह होता है। तो दो इसके पाथवे हैं, दो इसके पाथवे हैं इस रिएक्शन के, एपीएस के फर्दर, एपीएस दो वेज में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो सबसे पहले या तो इसका रिडक्शन होगा, तो रिड्यूस्ड हो जाएगा एपीएस। तो ये जो रिडक्शन जो है ये मेजर प्रोसेस है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और ये डोमिनेंट पाथवे। जो मेजर अमाउंट ऑफ एपीएस जनरेट होता है प्लास्टिड में या फिर थोड़ा साइटोप्लाज्म में, ये कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन इसका हो जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द अमाउंट ये रिडक्शन होता है। तो ये जो रिडक्शन होता है, अब पहले हम रिडक्शन की बात करेंगे फिर हम सल्फेशन की बात करेंगे। तो रिडक्शन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये कई स्टेप में प्रोसेस होती है और ये केवल प्लास्टिड में होती है, सिर्फ प्लास्टिड में होती है। सो अगर प्लास्टिड का, या पहले मैंने थोड़ा सा बात, एंजाइम मेजरली ये प्लास्टिड में वर्क करता है और इसका लिटिल अमाउंट में ये साइटोप्लाज्म में भी फंक्शनिंग करता है। तो एटीपी सल्फ्यूराइलेज जो प्रोड्यूस करता है एपीएस, तो मेजरली एपीएस कहाँ फॉर्म हो रहा है? प्लास्टिड में, और थोड़े अमाउंट में ये साइटोप्लाज्म में भी फॉर्म हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है एपीएस मेजरली प्लास्टिड में हो रहा है और थोड़े अमाउंट में साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो जो प्लास्टिड में होता है वो रिड्यूस्ड पाथवे को फॉलो करता है। जो यहाँ पर एपीएस जनरेट होता है इस रिड्यूस्ड पाथवे को फॉलो करता है। जो एटीपी सल्फ्यूराइलेज से एपीएस बना वो एपीएस रिड्यूस होगा, तो ये डोमिनेंट पाथवे भी है। और जो यहाँ साइटोप्लाज्म में जनरेट होता है एपीएस, वो फॉलो करता है सल्फेशन पाथवे। सो जो साइटोप्लाज्म में एपीएस जनरेट हो रहा है,
साइटोप्लाज्म में जब सल्फेट के रिडक्शन से एपीएस बन एक्टिवेशन से एपीएस बन रहा है, वो फॉलो करता है सल्फेशन पाथवे, और ये रिडक्शन पाथवे फॉलो करता है प्लास्टिड में एपी जनरेटेड एपीएस। अब हम पहले इसकी बात करेंगे, रिडक्शन पाथ इस रिड्यूस्ड या रिडक्शन पाथवे की, बाद में हम सल्फेटेड पाथवे या सल्फेशन पाथवे की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिड्यूस्ड पाथवे की। तो रिड्यूस्ड पाथवे ये डोमिनेंट पाथवे है। डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि मेजर अमाउंट ऑफ एपीएस जनरेट हो रहा है प्लास्टिड में, और प्लास्टिड में रिडक्शन होता है इसका। सो प्लास्टिड में रिड्यूस्ड पाथवे डोमिनेंट है, एंड इट इज़ ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये कई स्टेप में हो रही है। तो हमने दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर किए, मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड अकर्स एक्सक्लूसिवली इन द प्लास्टिड। अब जो सल्फेशन होता है ये साइटोसॉल में हो रहा है। सल्फेशन साइटोसॉल में हो रहा है। मैं सल्फेशन के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूँ। सो ये यहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म का पाथवे दिया गया है। ये मैंने तेजन जिगर से लिया है डायग्राम। सो पहले हम यहाँ बात करते हैं सल्फेशन की। रिडक्शन की हम बात करेंगे पहले। ये सल्फेट, जो सल्फेट हमने एब्जॉर्ब हुआ रूट से, उस सल्फेट को एटीपी सल्फ्यूराइलेज ये एंजाइम एटीपी से रिएक्ट करके एटीपी से रिएक्ट करके इसको पीपीआई पायरोफॉस्फेट में बदलता है, और यहाँ पर ये पायरोफॉस्फेट फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है इसकी इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज से, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जनरेट करता है। ये स्टेप मैं पहले बता चुका हूँ। और दूसरा स्टेप होता है एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फोसल्फेट एपीएस। एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट एपीएस ये जनरेट होता है फर्स्ट एक्टिवेशन से, एटीपी से रिएक्शन हो रही है और ये जनरेट हो रहा है ये मॉलिक्यूल, ये एपीएस है। इसमें एक एडिनोसिन मॉलिक्यूल है, ये एडिनी यहाँ पे देखिए आप, ये इतना एपीएस मॉलिक्यूल है, ये एपीएस है एडिनिन। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो OH प्रेजेंट है इसलिए ये राइबोस शुगर है। ये एडिनिन नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, और यहाँ पर जो इसका 5th कार्बन है उससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और वहाँ पे ये सल्फेट प्रेजेंट है। सो इसीलिए इसको एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फोसल्फेट एपीएस कहते हैं। सो एपीएस का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एटीपी का जो स्ट्रक्चर होता है ये एटीपी से जनरेट हो रहा है। तो ये जो इसकी ये मॉइटी है एडिनोसिन मॉइटी इसकी है, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इतनी ये मॉइटी। एडनिन यहाँ पे ऐड है नाइट्रोजनस बेस, ये राइबोस शुगर है, और उसके बाद ये फॉस्फेट, ये पूरा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो इसका मॉइटी है ये एटीपी से आया है। और उसके बाद ये जो सल्फेट मॉइटी है, ये सल्फेट जो जिसको एसिमिलेशन होना है वो है, तो यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है एपीएस। तो हमने एपीएस के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब एपीएस सल्फोट्रांसफरेज ये एंजाइम होता है, ये इसके जो ये ग्रुप होता है सल्फेट ग्रुप, इसका ट्रांसफ़र कर देता है, ट्रांसफ़र करके इसको कन्वर्ट कर देता है बेसिकली रिड्यूस्ड फॉर्म में। इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में इसका रिडक्शन करता है। जो ये है एपीएस है, इसका रिडक्शन होता है फर्दर, इसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन प्रोसेस हमेशा कपल्ड होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। तो इसका जब रिडक्शन हो रहा है, ये यहाँ पर एपीएस का रिडक्शन हो रहा है, तो इसके साथ ही जीएसएच इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहला स्टेप बिल्कुल मैंने क्लियर किया है। एटीपी सल्फ्यूराइलेज एंजाइम ने एक्टिवेट किया इसको, और एक्टिवेट करके एपीएस बना दिया। एपीएस के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, और रिएक्शन एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होती है, इसलिए इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज तुरंत ही जो पायरोफॉस्फेट बनता है इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद एडिनाइन को इसके जो एपीएस है इसका फर्दर
मेटाबॉलिज्म चलता है, इसका फर्दर पाथवे चलते हैं। तो मेजर पाथवे इसका रिडक्शन पाथवे होता है। रिडक्शन पाथवे में क्या हो रहा है, जो ये एपीएस जनरेट हुआ है, ये एपीएस मॉलिक्यूल, ये एपीएस इतना एपीएस का यहाँ पर एपीएस के पर रिएक्ट कर रहा है एपीएस सल्फोट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये जीएसएच जो ग्लूटाथायोन जीएसएच, पहले हम ग्लूटाथायोन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जीएसएच ग्लूटाथायोन एक मेजर मॉलिक्यूल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म का, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमको बचाता है। हमारी ये ह्यूमंस में पाया जाता है, ये एनिमल में पाया जाता है, प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, ये मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो ग्लूटाथायोन यहाँ पर वर्क कर रहा है। ग्लूटाथायोन दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक ग्लूटाथायोन, एक मिनट, इसका ग्लूटाथायोन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल है और ये बायोमॉलिक्यूल है। ये बेसिकली 3 अमीनो एसिड से बना होता है, ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट। तो ग्लाइसिन यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड यहाँ पर शो किया गया है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड यहाँ तक। फिर उसके बाद ये दूसरा सिस्टीन अमीनो एसिड है और उसके बाद यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट है। मैं बात करने जा रहा हूँ ग्लूटाथायोन के रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की। जो जब रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस्ड फॉर्म हमेशा वो फॉर्म होती है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रेजेंट है उसके पास। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई प्रोसेस में कोई भी केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो वो रिड्यूस्ड हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना या H+ से रिएक्ट करना, ये दोनों रिडक्शन कहलाते हैं। और ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करना या नेगेटिव स्पीसीज से रिएक्ट करना या ऑक्सीजन को रिलीज करना या फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। नेगेटिव स्पीसीज से रिएक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना और हाइड्रोजन H+ से रिएक्ट करना रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ग्लूटाथायोन नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ ये सिस्टीन जो इसका अमीनो एसिड है, सिस्टीन अमीनो एसिड पे SH2CH2SH इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जब दो ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये सेम इधर भी एक ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल रहेगा और उसका जो SH है और इसका SH, ये दोनों ऑक्सीडाइज कंडीशन में, जब कंडीशन ऑक्सीडाइज होंगी तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। और ग्लूटाथायोन अभी ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है, दो मॉलिक्यूल आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। रिड्यूस्ड फॉर्म को हम GSH कहते हैं, GSH। और जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है GS, मतलब ग्लूटाथायोन SH, यहाँ पर SH प्रेजेंट है और ऑक्सीडाइज फॉर्म है तो GSS, यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड और G दूसरा ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल। थोड़ा सा मैंने बेसिक बात करनी चाहिए यहाँ पे कि ग्लूटाथायोन दो फॉर्म में रहता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में। रिड्यूस्ड फॉर्म में डाइसल्फाइड बॉन्ड एब्सेंट होता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये इस बारे में मैंने बात की है। एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है मेटाबॉलिज्म का। और ये कई बार इलेक्ट्रॉन डोनर का भी वर्क काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरी स्पीसीज को रिड्यूस करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। जब भी कोई ऑक्सीडेटिव स्पीसीज जो होती है, ऑक्सीडेटिव स्पीसीज प्लांट सेल में या टिश्यू में एंटर करती है तो ग्लूटामेट उसको ऑक्सीजन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके उसको रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर के ये GSSG बना लेता है। ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्म में ऑक्सीडाइज स्टेट में रहता है। अब ये एक छोटी बेसिक रिएक्शन है कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है ग्लूटाथायोन तो इसका रिडक्शन कैसे होता है, ये फिर GSH में इसमें कन्वर्ट कैसे होता है। तो इसके लिए यहाँ पे NADPH है। NADPH ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देती है
GSH में कन्वर्ट कर देती है और NADP खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो यहाँ पर GSH इसका रिडक्शन हो गया और ये एंजाइम इसको एंजाइम इस रिएक्शन को एंजाइम मीडिएट करता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। सो ये बहुत अगर कॉम्प्लिकेटेड ना हुआ हो तो बहुत बेसिक से इतना समझ लें। मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट, रिड्यूस्ड फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं, रिड्यूस्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्पीसीज के पास और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर चुका होता है। तो ग्लूटाथायोन जब यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और जब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगी GSH के फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर चुका होता है। तो ये बेसिक रिएक्शन मैंने बता दी जो सेल में होती है GSH के जनरेशन के लिए, GSHG से GSH के जनरेशन के लिए। अब वापस आते हैं सल्फेट मेटाबॉलिज्म पर। सो मैंने यहाँ तक एक्टिवेशन की बात की थी। ट्रांसफरेज कन्वर्ट करता है APS से एस सल्फोग्लूटाथायोन, एस सल्फो, ये GSH यहाँ पे रिएक्ट करता है और GSH से GSSG बनाता है, GSSG को प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे देता है APS सल्फो ट्रांसफरेज और उसके साथ ही सल्फाइड का भी जनरेशन करता है। यहाँ पे GSH से GSSG बन रहा है और पहले उसके एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है एस सल्फोग्लूटाथायोन, एस सल्फोग्लूटाथायोन ये प्रोड्यूस होता है और उसके बाद GSSG बनता है अल्टीमेटली रिएक्शन में और सल्फाइड प्रेजेंट फॉर्म प्रोड्यूस होता है। सो ये पूरा एक स्टेप है। यहाँ से मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ इसको। APS ने रिएक्ट किया GSH की प्रेजेंस में, GSH से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ APS सल्फो ट्रांसफरेज और वहाँ से एक AMP रिलीज हुआ। यहाँ पे APS से AMP रिलीज हो जाता है और सिर्फ इसका जो सल्फेट ग्रुप है, सल्फेट ग्रुप GSH से बाइंड कर लेता है, GSH से बाइंड करके ये GSH ये इतना ग्लूटाथायोन ये रिड्यूस्ड फॉर्म थी, ये रुकिए मैं फिर से दिखाता हूँ उसको पिंक से। ये ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड फॉर्म थी इतनी, इसने रिएक्ट किया इस ग्रुप से जो सल्फेट ग्रुप था। ये सल्फेट ग्रुप कहाँ से आया? APS का पार्ट है ये। APS दो चीज़ों से बना था, उसका पार्ट था AMP प्लस सल्फेट ग्रुप। AMP रिलीज हो गया, सल्फेट ग्रुप इससे बाइंड कर लिया GSH से, फिर एक दूसरी नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन हुई, GSH के दो मॉलिक्यूल मिलकर के प्रोड्यूस कर लिए GSHG और ये सल्फाइड में बदल गया, ये सल्फेट ग्रुप सल्फाइड में बदल गया, तो इसका रिडक्शन हुआ अल्टीमेटली। अब ये सल्फाइड ग्रुप ये एक दूसरे एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नाम है सल्फाइड रिडक्टेज, सल्फाइड रिडक्टेज की प्रेजेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स को इसको गेन करेगा, इसका रिडक्शन होगा और H2 माइनस में। तो H2 माइनस में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट से पता कर लीजिए। तो यहाँ पर जब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बेसिक फार्मूला होता है कि जिस एटम की निकालनी होती है उसकी x मान लें और बाकी उसे कैलकुलेट कर लें। सो x प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 एटम्स हैं तो 3 इंटू -2 इक्वल टू -2, यहाँ -2 चार्ज है निगेटिव तो -2, तो x -6 इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू, यहाँ -2 इधर कैंसिल कर दें, -2 इधर -4 आएगा, x इक्वल टू 4। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पर -2 है। सो यहाँ x इक्वल टू -2 सिंपल है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा, वो पिछले वाला मैंने बताया। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस्ड हो रहा है, किसमें? सल्फाइड रिड्यूस हो रहा है H2 माइनस में, सल्फाइड रिड्यूस्ड हो रहा है सल्फाइड में।
सो ये मैंने केमिस्ट्री में इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए रिएक्शन की। अदरवाइज ये रिएक्शन आप सिंपली इसको लर्न भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इसलिए मैं इसको बेसिक केमिस्ट्री से कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि जिन बच्चों का केमिस्ट्री में बैकग्राउंड नहीं है वो भी इन सब चीज़ों के अंडरस्टैंड कर पाएँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री की भी समझ पाएँ, केमिस्ट्री से मैकेनिज्म्स रिएक्शंस को समझने की कोशिश करें। सो यहाँ पर सल्फाइड रिड्यूस हो रहा है सल्फाइड में, सो SO3 2 माइनस से H2 माइनस का जनरेशन हो रहा है। और एंजाइम कौन सा यहाँ वर्क कर रहा है? सल्फाइड रिडक्टेज। और ये ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन के 6 मॉलिक्यूल ऑफ फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं SO3 2 माइनस को H2 माइनस में। अब ये H2 माइनस सल्फाइड का जनरेशन हो गया। अब ये सल्फाइड का यहाँ पे जनरेशन हो गया। अब इस स्टेप को हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम साइटोसॉल में दूसरी रिएक्शन चला करती है। साइटोसॉल ये प्लास्टिड में जो सीरीन होता है, सीरीन भी एक अमाइनो एसिड है। ये एलिफाइटिक अनचार्ज्ड पोलर अमाइनो एसिड है। पोलर क्योंकि यहाँ इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, अनचार्ज क्योंकि नॉर्मल पीएच पर इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, एलिफैटिक क्योंकि इसकी चेन ये कोई साइक्लिक नहीं है, सिंपल स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड है, इसलिए इसे एलिफैटिक अनचार्ज्ड पोलर अमीनो एसिड कहते हैं। सीरीन जो है ये प्रोड्यूस होता है फोटो रेस्पिरेशन से सीरीन प्रोड्यूस होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। सो सीरीन एसिटाइल ट्रांसफरेज ये एंजाइम प्रेजेंट होता है प्लास्टिड में और ये प्रमोट करता है एस्टाइलेशन को सीरीन के, और सीरीन एस्टाइल होकर के ओ एस्टाइल सीरीन ऑक्सो एस्टाइल सीरीन बना लेता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन से अटैच है सीरीन जो है, ये सीरीन ये तो ये ऑक्सीजन से अटैच है। ऑक्सीजन ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के थ्रू बन रहा है, इसलिए ओ एस्टाइल सीरीन ऑक्सो एस्टाइल सीरीन इसको हम कहते हैं। और यहाँ पर एस्टाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर एस्टाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है। और एस्टाइल ग्रुप कहाँ से आया? एस्टाइल कोएंजाइम ए के पास एस्टाइल ग्रुप था, उसने एस्टाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर दिया सीरीन को और कोएंजाइम ए रिलीज हो गया और वो एस्टाइल ग्रुप अटैच हो गया ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से, ये यहाँ पे OH ग्रुप है इसकी ऑक्सीजन से अटैच हो गया और उसने प्रोड्यूस किया ऑक्सो एस्टाइल सीरीन। अब ऑक्सो एस्टाइल सीरीन प्लास्टिड में बन रहा है। अब ऑक्सो एस्टाइल सीरीन फिर यहाँ पे सल्फाइड ऊपर वाले पे आके के बाद प्रोड्यूस करता है। पहली चीज और दूसरी सिस्टीन यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका फर्दर रिडक्शन हो जाता है और सिस्टीन यहाँ पे जनरेट करता है और इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है, इस रिएक्शन को मीडिएट करता है ऑक्सो एस्टाइल सीरीन थायोलेज। थायोलेज वो एंजाइम होते हैं जो SH बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जो सल्फर के जो बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करते हैं, उनको हम थायोलेज कहते हैं। थायोलेज मतलब सल्फर का बॉन्ड, सल्फर के बॉन्ड को जो ब्रेक करते हैं उसे हम थायोलाइज कहते हैं। तो ऑक्सो एस्टाइल सीरीन थायोलाइज ये ब्रेक कर रहा है, ये H2 को एस्टेट में और सिस्टीन में बदल रहा है। सो ये फाइनल रिएक्शन होती है जिससे सिस्टीन का जनरेशन होता है। एक बार फिर से ब्रीफ कर लें, कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत डीप में बता दिए तो अंडरस्टैंड हो सकता है ना कर पाओ आप इजीली। मैंने सबसे पहले यहाँ पे बताया था क्विक रिवीजन कि सल्फेट का एक्टिवेशन होता है ATP से रिएक्ट APS जनरेट कर रहा है, APS सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है और APS जनरेट कर रहा है, APS जनरेट हो रहा है और APS के साथ साथ पायरोफॉस्फेट जनरेट हो रहा है जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक किया जा रहा है इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज के द्वारा। अब जो APS जनरेट प्रोड्यूस हो रहा है और माइनर अमाउंट में, माइनर क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म में जनरेट हो रहा है, जो
प्लास्टिड में जनरेट हो रहा है वो डोमिनेंट रिडक्शन पाथ से फॉलो करता है और रिड्यूस्ड होकर के सिस्टीन में एसिमिलेट हो जाता है। अब इस एसिमिलेशन के लिए सबसे पहला रिएक्शन एक्टिवेशन का जो पीछे मैंने बताया। दूसरा रिएक्शन होता है एपीएस सल्फोट्रांसफरेज का। एपीएस सल्फोट्रांसफरेज रिएक्ट करता है और सल्फाइड बनाता है। और फिर थर्ड रिएक्शन होता है जिसमें सल्फाइड रिडक्टेज H2- बनाता है। और फोर्थ रिएक्शन यहाँ पे होता है ओ एस्टाइल सीरीन थायोलेज लाइज। ये फर्दर स्टेट और अब जो दूसरा पाथवे होता है जो साइटोसॉल में होता है वो सल्फेशन एपीएस का सल्फेशन होता है और सल्फेटेड फॉर्म में होता है। और ये साइटोसॉल में रिएक्शन होती है। जो माइनर अमाउंट में साइटोप्लाज्म में एपीएस जनरेट हुआ है वो अंडरगो करता है सल्फेशन एंड इट प्रोड्यूसेस ओ सल्फेटेड मेटाबोलाइट्स। सो यहाँ पे रिएक्शन चल रही है। यहाँ पे सबसे पहले जो एपीएस जनरेट हो रहा है साइटोसॉल में ये एपीएस काइनेज के थ्रू इसका फास्फोराइलेशन हो जाता है। तो उससे 3 फॉस्फो एडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट PAPS। PAPS APS तो वही है, P मतलब इसका फास्फोराइलेशन हो रहा है। APS का बाद सल्फोट्रांसफरेज यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। सल्फोट्रांसफरेज यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और सल्फोट्रांसफरेज प्रोड्यूस कर रहा है ओ सल्फेटेड मेटाबोलाइट्स जो ऑक्सीजन से अटैच है। सल्फेटेड मेटाबोलाइट, अब यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है। कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल आता है, कोई भी OH ग्रुप अटैच्ड मॉलिक्यूल आता है वो कन्वर्ट हो जाता है ओ सल्फेटेड मेटाबोलाइट में, वो सल्फेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को इस रिएक्शन बनता है। इस रिएक्शन में ये पोर्शन ये यहाँ पे रिलीज हो जाता है। 3 फॉस्फोएडिनाइलेट ये रिलीज हो जाता है और उसके साथ ही सल्फेटेड मेटाबोलाइट का जनरेशन होता है। तो ये दो पाथ हैं। ये रिएक्शन बहुत 1 स्टेप प्रोसेस है, ये बहुत छोटी रिएक्शन है। लेकिन मेजर जो रिएक्शन है ये 3 या 4 स्टेप प्रोसेस है। ये एपीएस का सिस्टीन में एसिमिलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ये मेजर पाथवे है जो होता है। ये डायग्राम जो मैंने लिया ये एपीएस का सबसे पहले एटीपी से रिएक्शन हो रही है। एपीएस काइनेज और PAPS फॉस्फोराइलेटेड एपीएस बनाता है और सल्फोट्रांसफरेज एंजाइम सल्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है वेरियस कंपाउंड में। वो कंपाउंड क्या क्या होते हैं? कोलिन, प्रेसिनोस्टेरॉइड, फ्लेवोनॉइड, गैलिक एसिड, ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसिनोलेट्स, पेप्टाइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो ये इतने सारे कंपाउंड हैं जिसमें ये सल्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है और इसको सल्फोट्रांसफरेज एंजाइम मीडिएट कर रहा है। ये सल्फोट्रांसफरेज। तो हमने बात की एटीपी सल्फ्यूराइलेज दो दो जगह वर्क करता है, प्लास्टिड में और मेजरली प्रोड्यूस करता है एपीएस। और माइनर अमाउंट में ये साइटोप्लाज्म भी फंक्शन करता है और एपीएस जनरेट करता है। जो साइटोप्लाज्मिक एपीएस है वो अंडरगो करता है सल्फेशन पाथवे और जो प्लास्टिड में जो जनरेट होता है एपीएस वो अंडरगो करता है रिडक्शन पाथवे और फिर उस सिस्टीन में इनकारपोरेट हो जाता है। तो ये हमने बेसिक सी बात कर ली। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ग्लूटाथायोन को भी हमने बात कर ली। ग्लूटाथायोन एक बायोमॉलिक्यूल है जो 3 अमीनो एसिड से बना होता है, ग्लाइसिन, सिस्टीन एंड ग्लूटामेट। अच्छा, मैं कई जगह पे मैं सिस्टाइन बोल देता हूँ। यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ एच है और यहाँ C⋅H, यहाँ पे OH है। ठीक है, ये कंसिडर कर लें। चलिए 16 अमीनो एसिड है। तो जब 2 16 अमीनो एसिड मिलते हैं, 2 16 अमीनो एसिड, तो ये यहाँ पे
जो सिस्टीन अमाइनो एसिड, मिनट, जब दो सिस्टीन अमाइनो एसिड मिलते हैं तो दो सिस्टीन मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ये जो ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट में, तो ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो यहाँ ऑक्सीजन मिल जाती है तो H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। H2O एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो S बॉन्ड S, पहले S बॉन्ड H था, अब S बॉन्ड S, इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जो सिस्टीन जब SS बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीडेटिव कंडीशन में, ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये प्रोटीन में जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस फॉर्म होते हैं। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जनरेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट में होता है। सो यहाँ पे दो सिस्टीन मॉलिक्यूल मिलके जिसे प्रोड्यूस करते हैं उसको हम सिस्टाइन कहते हैं। तो यहाँ पे सिस्टीन है, इसको हम सिस्टाइन कहते हैं। तो उसी को कई बार मुझे सिस्टाइन निकल गया गलती से, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, सिस्टीन क्या है और सिस्टाइन क्या है। सिस्टाइन यहाँ पर ऊपर मैंने भी बात की, वहाँ पे मैंने सिर्फ सिस्टीन की बात की, वहाँ पे सिस्टाइन की बात नहीं की, लेकिन मैं सिस्टाइन आपको बता दिया क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए। ये सिस्टाइन प्रोड्यूस होता है, दो सिस्टीन मॉलिक्यूल डाइसल्फाइड बॉन्ड को फॉर्म करते हैं और सिस्टाइन जनरेट करते हैं। ग्लूटाथायोन के बारे में हमने बात की, और ग्लूटाथायोन का रिजनरेशन कैसे होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस्ड फॉर्म में, तो उसका मैंने बात की। अब साइट ऑफ सल्फेट एसिमिलेशन कहाँ पर होता है। तो प्लांट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, रूट, शूट, लीफ और फ्लावर, कहाँ पर होता है मेजरली। तो सल्फेट का एसिमिलेशन जो होता है, सल्फेट यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड फॉर्म है, सल्फर का फॉर्म में होता है। ये कहाँ पर होता है, ये मोस्टली लीव्स में होता है। सल्फेट एसिमिलेशन मोस्टली अकर्स इन लीव्स, ये पत्तियों में होता है। एंड reduction of sulfate to cysteine changes the oxidation number of sulfur from +6 to -4 involving the transfer of 10 electrons। हमने वहाँ पर कैलकुलेट किया था कि सल्फाइड जनरेट हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +4 से -2 हो रही थी, +4 से -2 हो रही थी, +4 से -2 हो रही थी। बट उसके पहले सल्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी, और उसके बाद जब ये सिस्टीन में गया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो जाती है। तो टोटल इसका रिडक्शन बहुत मेजरली रिडक्शन है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मेजरली इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लूटाथायोन, फेरिडॉक्सिन, NADPH एंड ओ एक्सटाइल सीरीन। तो सबसे लास्ट में ओ एक्सटाइल सीरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, उसके पहले फेरिडॉक्सिन ने किए, उससे पहले ग्लूटाथायोन ने किए, और उससे पहले ग्लूटाथायोन को इलेक्ट्रॉन जब रिस्टोर करने होते हैं तो NADPH से करता है। तो बेसिकली ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर्स का काम करते हैं सल्फेट एसिमिलेशन में। तो ये सारे मोस्टली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जो लीफ का टिश्यू होता है उसमें ये सब जनरेट होते हैं, इसलिए सल्फर एसिमिलेशन मेजरली लीव्स में होता है। और लीव्स में लीव्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं सल्फर एसिमिलेशन में। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन जनरेट होता है, फोटो रेस्पिरेशन से सेरीन प्रोड्यूस होता है, और सेरीन स्टिमुलेट करता है ऑक्सो स्टाइल सेरीन के फॉर्मेशन को, ओ स्टाइल सेरीन के फॉर्मेशन को। सो इसलिए जो सल्फर एसिमिलेशन होता है ये मेजरली लीव्स में होता है। अब सल्फर एसिमिलेटेड इन लीव्स इज एक्सपोर्टेड वाया द, सबसे पहले एसिमिलेट होता है सिस्टीन के फॉर्म में, और सिस्टीन से फिर जनरेट हो जाता है मिथियोनिन। तो दोनों अमाइनो एसिड बन जाते हैं सल्फर का। अब उससे कोई भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, पेप्टाइड का फॉर्मेशन होना है, सो ये रिएक्शन प्लास्टिड में हो रही है तो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लास्टिड से पहले वो बाहर आते हैं साइटोसॉल में। अब वो साइटोसॉल में, लीफ में साइटोसॉल में अगर आ गए, फिर उसके बाद जो जहाँ पर एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, भले वो रूट टिश्यू हो, शूट टिश्यू हो, कहीं का भी टिश्यू हो, वहाँ पर सल्फर ट्रांसपोर्ट होता है
सल्फर एसिमिलेटेड हो जाता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूटाथायोन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होनी है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट उसका होता है। और शूट, रूट, एपेक्सिस एंड फ्रूट, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होनी है वहाँ पर इसका ग्लूटाथायोन के फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लूटाथायोन क्या है? ये इट आल्सो एक्ट्स एज ए सिग्नल दैट कोऑर्डिनेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फेट बाय द रूट्स एंड एसिमिलेशन ऑफ सल्फेट बाय द शूट्स। ये रूट से सल्फेट के एब्जॉर्प्शन को और शूट्स में सल्फेट के एसिमिलेशन को भी एक तरह के सिग्नल को भी कोऑर्डिनेट करता है। तो ग्लूटाथायोन एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो गया इस तरह से। तो अब हम बात कर लें मिथ्योनिन की। तो मिथ्योनिन की मैंने बात की, मिथ्योनिन सिंथेसाइज किया जाता है सिस्टीन से। मिथ्योनिन ये प्लास्टिड में जो सिस्टीन जो प्रोड्यूस होता है प्लास्टिड में होता है और प्लास्टिड में ही मिथ्योनिन का जनरेशन होता है। तो और जब प्लास्टिड में मिथ्योनिन का जनरेशन हो जाता है तो उसके बाद इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन्स एंड ए वैरायटी ऑफ अदर कंपाउंड्स सच एज। तो जब प्रोटीन ये सिस्टीन बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट बनाते हैं। तो एस्टाइल कोएंजाइम वो हो गया जो एक फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन और सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल था, इंटरमीडिएट था। और एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन ये भी एक मेजर मॉलिक्यूल होता है जो इथाइलिन की सिंथेसिस में और लिग्निन सिंथेसिस में प्रिकर्सर होता है, ये सबस्ट्रेट होता है। सो यहाँ पर हमने देखा कि सिस्टीन और मिथ्योनिन जब जनरेट होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद एक वैरायटी ऑफ अदर कंपाउंड में जैसे एस्टाइल कोएंजाइम में और साइल मिथ्योनिन में भी इनकॉर्पोरेट होते हैं। और ऐसे एडिनोसिन मिथ्योनिन की मैंने बात करी तो ये एथाइलिन की सिंथेसिस में और लिग्निन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है। और ये उन सारी रिएक्शन में सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है जिनमें मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। सो यहाँ पे मैंने इतनी बात की सल्फर एसिमिलेशन और सल्फर एब्जॉर्प्शन के बारे में। सबसे पहले हमने जाना कि सल्फर का एब्जॉर्प्शन सल्फेट के फॉर्म में होता है, फिर वो सल्फेट एसिमिलेट होता है सिस्टीन में, सिस्टीन कन्वर्ट होता है मिथ्योनिन में और सिस्टीन और मिथ्योनिन दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है और उसके बाद वो और भी कंपाउंड्स में इनकॉर्पोरेट होते हैं। सो सल्फर एसिमिलेशन की हमने बात की, मिथ्योनिन की सिंथेसिस की बात की और उसके बाद हमने बात की साइट ऑफ सल्फर की। सो सल्फेट मेटाबॉलिज्म, इसे हम सल्फेट या सल्फर मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद द कंसर्न्ड ऑडियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।